तो कभी सोचा है कि हजारों साल पहले दुनिया असल में कैसी दिखती थी? बिना किसी टाइम मशीन के हम उस सुदूर अतीत को कैसे समझ सकते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे इतिहासकार दो बिल्कुल अलग-अलग सुराखों को जोड़कर हमारे इतिहास की पहेली सुलझाते हैं। पहला, जो शब्द हमारे पूर्वजों ने बोले, और दूसरा, जो भौतिक सबूत वो मिट्टी में दबे छोड़ गए। अब सवाल उठता है कि ये जांच प्रक्रिया काम कैसे करती है? तो देखिए, प्राचीन समाजों को समझने के लिए सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। हमें उन कहानियों और भजनों को भी सुनना पड़ता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़े, और उन खामोश चीजों को भी टटोलना पड़ता है जो जमीन के नीचे दबी रह गई। यही दोनों चीजें मिलकर हमें उस दुनिया में ले जाती हैं जिसे हम आज अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं शब्दों की शक्ति की, और इसे समझने के लिए दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद पर नजर डालते हैं। अब इस नाजुक सी चीज को देखिए। कश्मीर में मिली भुर्ज वृक्ष यानी बर्च बार्क की ये पांडुलिपि अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। दिलचस्प बात क्या है? ये सूक्त लिखे जाने से कई सदियों पहले तक सिर्फ लोगों की याददाश्त में जिंदा थे। जरा सोचिए, हजारों सालों तक ज्ञान को महज सुनकर और बोलकर पूरी शुद्धता के साथ सहेजा गया, और बहुत लंबे समय बाद पहली बार इसे इस रूप में दर्ज किया गया। और यहीं पर भाषा का जादू दिखता है। जरा इन शब्दों की समानता पर गौर करें। संस्कृत का मातृ, हिंदी का माँ और अंग्रेजी का मदर बिल्कुल एक जैसे लगते हैं ना? ये महज इत्तेफाक नहीं है। वैदिक संस्कृत असल में भारोपीय यानी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का ही हिस्सा है। ये सीधा कनेक्शन साबित करता है कि प्राचीन काल में बोले जाने वाले शब्द कैसे हजारों सालों का सफर तय करके आज की हमारी आधुनिक भाषाओं में ढल गए हैं। अब अगर इन प्राचीन ग्रंथों के आधार पर उस समय के समाज को देखें तो यह हमारी आज की कल्पना से काफी अलग था। समाज मुख्य रूप से काम और भाषा के आधार पर बटा था। एक तरफ पुरोहित यानी ब्राह्मण थे जो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, और राजा, ये महलों और बड़ी सेनाओं वाले राजा नहीं थे। इनके पास न कोई राजधानी थी और ना ही ये टैक्स वसूलते थे। आम लोगों को जन या विश कहा जाता था। और फिर थे उनके विरोधी, जिन्हें दास या दस्यु कहते थे, जो यज्ञ नहीं करते थे और संभवतः पूरी तरह से अलग भाषा बोलते थे। उस दौर के लोग अपनी प्रकृति और जानवरों से कितना गहराई से जुड़े थे, इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण यहाँ मिलता है। जब ऋषि विश्वामित्र नदियों से प्रार्थना करते हैं तो वो कहते हैं कि पहाड़ों से ऐसे नीचे आओ जैसे दो दमकती गायें अपने बछड़ों के पास आती हैं, या जैसे दो फुर्तीले घोड़े दौड़ते हैं। तेज बहती नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से करना महज एक कविता नहीं है। ये साफ दिखाता है कि उनके रोजमर्रा के जीवन में मवेशियों और रथों की अहमियत कितनी ज्यादा थी। तो अगर हम एक टाइमलाइन बनाएं तो 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना शुरू हुई थी। लेकिन जैसे जैसे हम 3000 साल और फिर 2700 साल पहले आते हैं, हमें शब्दों के बजाय धरती में दबे एक बिल्कुल अलग तरह के भौतिक सबूत मिलने लगते हैं। और यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, मिट्टी के रहस्य यानी महापाषाण या मेगालिथ्स। सतह पर या जमीन के नीचे बड़ी सावधानी से व्यवस्थित किए गए ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये कोई आम ढेर नहीं है। इन्हें महापाषाण कहा जाता है। ये पत्थर के खामोश प्रहरी बड़ी मेहनत से कब्रों को चिन्हित करने के लिए लगाए गए थे। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और कश्मीर तक फैले ये विशाल पत्थर हमें बताते हैं कि उस समय के लोग अपने मृतकों के अंतिम संस्कार को कितनी ज्यादा अहमियत देते थे। जब पुरातत्वविदों ने इन कब्रों की गहराई से खुदाई की तो काले और लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ कुछ बहुत ही चौंकाने वाली चीजें मिली। कब्रों के भीतर दबी हुई भारी लोहे की कुल्हाड़ियां और कटारें। ये हथियार सिर्फ औजार नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि उस दौर में लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी अगले जन्म या परलोक में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। और लोहे से बना घोड़े का ये साजो सामान तो जैसे एक मिसिंग लिंक है। ये एकदम ठोस भौतिक सबूत है जो ऋग्वेद में लिखी बातों की पूरी तरह से पुष्टि करता है। ये साबित करता है कि प्राचीन ग्रंथ केवल कल्पना नहीं थे, बल्कि घोड़े सच में उस समय के दैनिक जीवन और युद्धों का एक बेहद अहम हिस्सा थे। अब जरा ब्रह्मगिरी की इस एक अजीबोगरीब कब्र पर गौर करते हैं, जहां बाकी कंकालों के पास दफन किए गए सिर्फ कुछ मामूली मिट्टी के बर्तन मिले, वहीं एक खास कंकाल के साथ पूरे 33 सोने के मनके और शंख दफनाए गए थे। ये भारी अंतर कोई मामूली बात नहीं है। दफनाए गए सामानों की ये भारी असमानता चीख चीख कर उस प्राचीन दुनिया की गहरी सामाजिक असमानता की गवाही देती है।
इसका सीधा मतलब है कि मौत के बाद भी समाज की हैसियत खत्म नहीं होती थी। कुछ लोग बहुत अमीर और ताकतवर सरदार थे और बाकी महज उनके गरीब अनुयायी। ये भौतिक साक्ष्य साफ तौर पर उस दौर के वर्ग भेद को उजागर करते हैं। पत्थरों और सोने के बाद अब आते हैं इस चर्चा के तीसरे हिस्से पर, कंकालों से रहस्य खोलना। अब एक दिलचस्प सवाल, एक कंकाल देखकर कैसे पता चलेगा कि वो महिला का है या पुरुष का? क्योंकि उस जमाने में तो गहने दोनों ही पहनते थे। ऐसे में पुरातत्वविद पेल्विस यानी कूल्हे की हड्डी को देखते हैं। बच्चे को जन्म देने के लिए महिलाओं का पेल्विक हिस्सा स्वाभाविक रूप से पुरुषों की तुलना में चौड़ा और बड़ा होता है। हड्डियों की बात हो ही रही है तो जरा ये सोचिए, आज हम जानते हैं कि इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन करीब 2000 साल पहले महान वैद्य चरक ने अपनी चरक संहिता में शरीर में 360 हड्डियां बताई थीं। दरअसल उन्होंने दांतों, हड्डियों के जोड़ों और कार्टिलेज को भी बहुत ही बारीकी से गिन लिया था। ये प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान के प्रति उनकी अविश्वसनीय लगन को दर्शाता है। अब चलते हैं 3600 से 2700 साल पुरानी इनाम गांव की बस्ती में। यहां मिले कंकाल और बीज एक बहुत ही जीवंत कहानी सुनाते हैं। लोग अपने मृतकों को सीधा उत्तर की ओर सिर करके घर के फर्श के ठीक नीचे ही दफना देते थे, वो भी खाने पीने के बर्तनों के साथ। और उनके आहार को देखिए, गेहूं, जौ, चावल, दालों से लेकर मवेशियों का मांस और जंगल से इकट्ठा किए गए बेर, जामुन जैसे फल। ये सच में एक बेहद साधन संपन्न कृषक समुदाय था। तो देखा हमने कैसे प्राचीन ग्रंथों के शक्तिशाली शब्द और कब्रों में दबे कंकालों के खामोश रहस्य मिलकर हमारे अतीत की एक मुकम्मल कहानी बनाते हैं। लेकिन जाने से पहले सोचने वाली बात यह है, अगर भविष्य के इतिहासकार हमारे आज के डिजिटल लेखों और कचरे के बड़े बड़े ढेरों यानी लैंडफिल्स की खुदाई करेंगे, तो वे हमारे समाज के बारे में कौन सी कहानियां बताएंगे? वो हमारे इस आधुनिक युग का मूल्यांकन कैसे करेंगे? इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।